हाय एवरीवन, कैसे हो रहे हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम। और ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ ये आपका है क्विक रिवीजन फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, पहले हम केमिस्ट्री का बनाएंगे, बायो का बनाएंगे, फिजिक्स का बनाएंगे। और ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कोई चीज़ स्किप तो नहीं हुई है, कहीं कोई चीज़ आपसे छूट तो नहीं रही है बाई मिस्टेक। ये सब आपको दिखने वाला है। तो आप जब इस वीडियो को देखोगे तो अपना टिक करते जाना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से करके अपना एक जगह पर नोट डाउन करते जाना। और जो नहीं हुआ है उसको फटाक से लेकर के बुक पढ़ भी लेना। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, छोटे से छोटा वीडियो हो पाए ऐसी मैं कोशिश करूंगी। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुमको ये बताऊंगी कि ये तुमने कर लिया है, नहीं कर लिया। और कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, पहला चैप्टर जो है हमारा वो है क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तुम्हें ये पता है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री का बेस होता है एक तरह से। क्योंकि रिएक्शंस आपको बैलेंस करना आएंगे तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। तो यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी डेफिनेशंस में कौन कौन सी डेफिनेशंस है आपकी, जैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिर आपकी डिकम्पोजिशन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आपकी हो जाती है आपके डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी रिएक्शन आपने कर ली, निकल ली। फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी रिएक्शन आपने करी है, नहीं करी है, ये सब आपको चेक कर लेना। इनके सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर कर लेना, क्योंकि जब इनके एग्जाम्पल कर लोगे तो तुम्हारे कहीं पर कोई नंबर कम होने के चांसेस नहीं रहेंगे यदि कुछ पूछा जाता है तो। नेक्स्ट, आपके जितने भी रिएक्शंस उनको आपको बैलेंस करना तो आना ही चाहिए। देखो, बैलेंस करना आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व एन, आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब जब FeSO4 हीट किया जाता है, जो तुम्हें पता है पहली रिएक्शन है, ग्रीन कलर का होता है और वो जो है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। ऑब्जर्वेशन के समय आप ये नहीं लिखोगे। ऑब्जर्वेशन में आपको लेकिन क्या लिखना है, आपको ये लिखना होगा ऑब्जर्वेशन में आप क्या ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करते हो कि जब फेरस सल्फेट हीट किया जाता है तो आपको एक तो सल्फर की स्मेल, सल्फर की पंजेंट स्मेल, ठीक है ना, स्मेल ऑफ सल्फर, स्मेल ऑफ सल्फर एक चीज जो कि आप स्मेल करके करते हो। दूसरा जो है कलर चेंजेस, कलर जो है फेरस सल्फेट का चेंज हो जाता है, कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। किस में चेंज हो जाता है आपका, रेडिश ब्राउन में। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन जब भी आएगी तो आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना कि स्मेल जो है वो आती है आपको, और दूसरा आपका जो कलर है वो चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है, आपको यही पता करना होता है, यही बताना होता है। ठीक है, दूसरा है जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो तुम्हारे क्या होते हैं, ब्राउन फ्लूइड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं, ये भी लिखना होगा, ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रेवन बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रेवन को जब बर्न करते हैं डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखती है। ये ध्यान रखना, डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखती है। और एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है, वाइट पाउडर भी मिलता है, जो कि किसका है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO का। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस समझ लो। फिर जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका बबल फॉर्मेशन होती है, बबल फॉर्मेशन। ठीक है, और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कैसे देखोगे कि पॉप साउंड होगा, जब आप कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर लाते हो तो पॉप साउंड के साथ में ये गैस बर्न होती है। फिर सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में रखा जाता है, तो यहाँ पर जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और सिल्वर में चेंज हो जाता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, ये आपका वाइट होता है, और ये चेंज हो जाता है एक ग्रे कलर के पाउडर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह की रिएक्शन पूछी जाती हैं, किस में यूज़ होती है, ये रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज़ होती है। सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड भी आप लिख सकते हो, रिएक्शन विच इज़ यूज इन फोटोग्राफी। ये थर्मल ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। फिर कलर किन किन के आपको बेसिकली याद कर लेने हैं। लेड एवडिड आपको पता है ये येलो कलर का होता है, बेरियम सल्फेट आपका वाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, वाइट सॉलिड होता है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। फेरस सल्फेट आपका ग्रीन होता है, फेडेड ग्रीन। फिर आपका जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो आपका रेडिश ब्राउन होता है, ये होता है आपका रेडिश ब्राउन। ठीक है, जो CU होता है ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से ये सारे कलर्स भी आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी होता है, कई बार कलर्स पूछे जाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में ये भी पूछा जाता है आपसे, वाइट पोटैटो चिप्स पैक्ड आर पैकेट्स आर फ्लश विद द नाइट्रोजन गैस। तुम्हें पता है नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, और जो रेंसिडिटी होती है वो कॉज करती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीजन से दूर रहेगा चिप्स,
नाइट्रोजन के अंदर फिल रहेगा तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए फ्लश किए जाते हैं विद द नाइट्रोजन गैस। और भी पूछे जाते हैं कि आप किस तरह से इसको सेव कर सकते हो जो आपका फूड एंड एसिडिटीज बचाने के लिए, तो सारे रीज़न भी आपको ध्यान रखना है कि एयरटाइट कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर आफ्टर कोरोजन जो कलर होता है आयरन आर्टिकल का, आपको पता है रेडिश ब्राउन कलर जो आपका रस्ट होती है, ठीक है, वो आपकी कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। फिर सिल्वर आर्टिकल जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लैक में। कॉपर आर्टिकल का चेंज हो जाता है आपका, ग्रीन डिपॉजिट हो जाते हैं इसके ऊपर, और आयरन के ऊपर हो जाते हैं रेडिश ब्राउन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है रिएक्शंस होते हैं कब, जब वो कांटेक्ट में आते हैं एटमॉस्फेयर के यानी कि मॉइस्ट एयर के। यहाँ पर जो सिल्वर सल्फाइड बनता है, यहाँ पर ये AgS के कारण, सिल्वर सल्फाइड Ag2S के कारण, और यहाँ पर कॉपर जो है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण ग्रीन कलर होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पर आपका ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है जो कि कॉपर कार्बोनेट की होती है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आपको ध्यान से याद करनी है। देखो सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन होती है ना एसिड बेसिस की, और पीएच स्केल क्या है, ये सब बहुत ध्यान से लर्न करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस एसिड बेसिस की क्या है और पीएच स्केल क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशंस और पीएच स्केल क्या है। तो पता है जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसोशिएट होने पर, और बेसिस होते हैं OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और पीएच स्केल की रेंज होती है 0 to 14। 7 न्यूट्रल पर होता है, 7 से 0 तक आपका एसिड होते हैं, और 7 से 14 होता है आपका बेस। 7 से जैसे जैसे नीचे जाओगे एसिड करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एसिडिटी में जितना कम पीएच होगा, जो आपका जो HN कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द पीएच, या पीएच कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है HN के। तो जितना कम HN होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ही वो हम बेसिक की ओर जाएंगे। यानी जैसे जैसे 0 से 7 जाएंगे तो एसिडिक नेचर कम होता जाएगा सब्सटेंस का, और 7 के बाद बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये आपको पता है। फिर यहाँ पर क्या होता है आपका डिफरेंसेस ऑफ एसिड्स बेसिस आर इन थ्योरी। देखो ये आप जो है ना, आप डिफरेंसेस जितने भी देखने हैं, आप क्या करना, डिफरेंसेस की मेरे में पूरी प्लेलिस्ट है, यदि आप सब्सक्राइब हो रहे हो आप प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना जो भी डिफरेंसेस आपको चाहिए। 1 मिनट के वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं डिफरेंसेस के, आप उसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, बाकी आप नोट कर सकते हो। और आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से, आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से वही आपकी डेफिनेशन है जो मैंने बताई है आपको, और जो डिफरेंस है वो आप देख लेना इनके, ठीक है। वो आपके इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों से रिलेटेड रहेंगे। कलर चेंज विद इंडिकेटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस इंडिकेटर में एसिड या बेसिस कौन सा कलर देते हैं। जैसे आपको पता है इंडिकेटर्स आपके कौन कौन से होते हैं, आपका होता है लिटमस होता है रेड ब्लू, पीएच पेपर होता है, ठीक है। फिर आपका होता है मिथाइल ऑरेंज, राइट, मिथाइल ऑरेंज होता है, और आपका होता है फिनोफ्थलीन। फिर आपके कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपका लाइक ये जितना भी अनियन है, या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिसका आप कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके ध्यान रखना, टर्मरिक है, ये सब ध्यान रखना कि किस तरह के इनके कलर चेंज है। यहाँ पर मैं बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए इसमें। फिर रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स एंड मेटल कार्बोनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन विद मेटल मेटल कार्बोनेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड के साथ में इसको लर्न जरूर कर लेना, और मेटल्स की रिएक्शंस बेसिस के साथ भी होती है, वो भी आप देख लेना किस तरह से होती हैं, ठीक है। दोनों में सॉल्ट ऑफ वाटर बनता है, क्योंकि जो मेटल है वो जब आपका एसिड से रिएक्शन करता है तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सॉल्ट बनता है। और इसी तरह से जब मेटल बेस से रिएक्शन करता है तब भी हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक की आप रिएक्शन करोगे NaOH के साथ में, ठीक है, तो क्या बनता है आपका Na2ZnO2 और प्लस H2, ये बनता है। इसी तरह से जब आपका Zn है और प्लस H2SO4 है तो आपका बनता है ZnSO4 और प्लस H2। तो ये रिएक्शन आपको याद रख लेनी है, राइट। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रही हूँ, बहुत डिटेल में जाऊँगी, बैलेंस आप अपने आप से कर लेना। फिर है वेदर द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। देखो हमें जब भी सॉल्ट होता है ना,
जैसे मैं एक आपको यहाँ पर समझा देती हूँ फिर से, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है। अब ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है, कैसे बताओगे आप? ठीक है, तो ये देखो हम किससे बनाई है, ये बना है आपका NH4OH, तो आपका यहाँ पर बेस है, राइट। और HCl ऐसा आपका एसिड है यहाँ पर, उससे बना है आपका NH4Cl और प्लस वाटर जो कि H2 है। अब यहाँ पर कैसे बताओगे कि ये एसिडिक बेसिक है? देखो ये बेस जो है ना यहाँ पर वीक बेस है, ठीक है। एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो आपका सॉल्ट जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा नेचर में। और यदि आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक होगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो है सॉल्ट आपका न्यूट्रल होगा नेचर में। तो ये ध्यान रखना है। फिर सॉल्ट्स की प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी सॉल्ट है यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है आपको, NaOH से लेकर के जो कि कॉस्टिक सोडा भी इसका नाम है। सबके देखो कॉमन नेम क्या क्या आपको लर्न कर लेना है सॉल्ट में। कॉमन नेम ऑफ सॉल्ट, कॉमन नेम, फिर आपको उसके जो केमिकल नेम्स हैं, केमिकल नेम्स, फार्मूला, ये सब सॉल्ट के आपको याद करना है। फार्मूला, रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और जो यूजेस हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है किसकी? सॉल्ट की, ठीक है। जितने भी सॉल्ट हैं इसमें आपको ये सब लर्न करना है। और सॉल्ट कौन कौन से आपके? NaOH, जो कि कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, NaSO3 जो कि बेकिंग सोडा हो गया, ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये आपका जिप्सम हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो ये सब आपको लर्न करना है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और ये ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या है और किस तरह से जो है वो एसिड और बेस जो है वो आपको रिएक्शन करेंगे। यानी कि यदि आप उसको वाटर के बिना करोगे रिएक्शन तो आपका कोई लिटमस जो है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ड्राई भी नहीं होगा। जब तक कि HNs या OHNs रिलीज ना हो तब तक आपको ये रिएक्शंस नहीं देंगे। जो pH पेपर पर है या लिटमस पेपर पर कलर चेंज तभी होगा जबकि आपका एक्वस होगा, यानी कि कहीं वाटर की प्रेजेंस है। ये सारी रिएक्शन जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं लर्न कर लेना। एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ को करना मत भूलना, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं आगे। और एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि जब भी हमें डाइल्यूशन रिएक्शन है वो क्या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तुम्हें पता है डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर क्या कोई एसिड है तो उसमें क्या OHNs होंगे या नहीं होंगे? होंगे OHNs, क्योंकि HNs ज़्यादा है इसलिए वो एसिडिक है, लेकिन OHNs भी होते हैं। उसी तरह जो बेस है उसमें OHNs होते हैं, तो क्या HNs होंगे नहीं होंगे? ये भी क्वेश्चन आता है जो कि आपके NCERT में है। तो HNs भी होंगे लेकिन वो कम होंगे OHNs के कंपैरिजन में, तो इसलिए वो बेस है एक। ये सब याद रखना है। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको लर्न करना है। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, और उसका ये बहुत आता है आपका जो CSO4 हाफ H2O है। तो इसमें किस तरह से ये जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह अटैच है, तो तुम्हें ये ध्यान होगा। बुक में अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना इस चीज़ को कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके कैल्शियम सल्फेट के, वो एक मॉलिक्यूल वाटर का शेयर करते हैं, इसलिए ये हाफ H2O होता है, ठीक है। क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल कैसे करोगे वरना, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना। जहाँ जहाँ यूजेस हैं जिन जिन सॉल्ट्स के, जरूर से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर भी मेटल्स की डेफिनेशन, नॉन मेटल की डेफिनेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल नॉन मेटल्स की, ये सब लर्न कर लेना। बहुत आसान है ये सब, तो तुमको ये लर्न हो गई होगा ऑलरेडी। और फिर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, वाटर, बेस एंड ऑक्सीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट से सारी रिएक्शंस को जरूर लर्न कर लेना। और जब वाटर की रिएक्शन होगी तो कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ कौन कौन मेटल रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। फिर मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में और एम्फोटेरिक होते हैं, तो कौन कौन से आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनकी क्या रिएक्शन है एसिड के साथ में और बेस के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से कर लेना, ठीक है। फिर डिफरेंसेस मेटल नॉन मेटल के भी आ सकते हैं, वो भी अपना लर्न कर लेना। फिर मेटल्स वाई डोंट रिएक्ट विद HNO3, तो मैं पता है HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए जो है वो
और वाटर बना देता है। ठीक है, तो कौन सा मेटल ऐसा है लेकिन फिर भी जो कि रिएक्शन कर सकता है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको लर्न कर लेना। विच मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस H2 गैस। ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है, राइट। एक्वा रेगिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका होता है 3 रेशो आपका होता है HCl का, और जो कोई कॉन्सनट्रेटेड HCl होता है, और 1 रेशो होता है आपका HNO3 का, अगेन ये कॉन्सनट्रेटेड होता है। ये आपका एक्वा रेगिया होता है, इसको भी लर्न कर लेना कि किस काम आता है, क्योंकि तुम्हें पता है जो गोल्ड है ना, वो केवल इसी से रिएक्शन कर सकता है, किसी अदर एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है कि हमें बबल क्यों दिखते हैं जब कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्शन करते हैं ना वाटर के साथ में, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स इससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और वही बबल्स हमको दिखते हैं, और साथ में ये हो सकता है वाई डू सी फ्लोटिंग ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, और जो बबल्स हैं वो इससे जब चिपक जाते हैं इनकी सरफेस पे मेटल की, तो ये फ्लोट करने लगते हैं, कैल्शियम भी मैग्नीशियम भी। कैल्शियम आपका हॉट कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ को जरूर लर्न कर लेना, उसी से आपको बहुत सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। फिर क्योंकि पूछा जाता है कई बार जब आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो ये भी पूछा जाता है, सपोज 2-3 रिएक्शन दे दी, उसमें एक ऑप्शन है कि रिएक्शन होगी नहीं होगी या नहीं होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर नो, कहाँ पर, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल यदि रिएक्शन करेगा मोर रिएक्टिव से, तो रिएक्शन नहीं होती है। फिर आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, इनके डॉट स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर मेटल्स नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस जो मैंने कहा आपसे, और जो कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, वो भी आपकी पूरी बुक में जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर का जो एक पार्ट है उसमें दिया हुआ है, इसको लर्न कर लेना। फिर कोरोजन क्या है, एलॉयज़ क्या है, अमलगम क्या है, कंपोजिशन ऑफ जिन एलॉयज़ का कंपोजिशन दिया उनको लर्न कर लेना। अमलगम वही होता है कि यदि किसी भी एलॉय में एक मेटल मरकरी है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। एलॉय क्या होते हैं, ये पूरी तरह से केमिकली बनते हैं, और 2 या ज़्यादा मेटल्स का या फिर एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, और किस तरह से बनते हैं ये सब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप इसको पूरा बुक में है, बस मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करा रही हूँ कौन से टॉपिक आपको कर लेने हैं, तो ये सब आपको कर लेना है। ठीक है, फिर आपका 4th चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आयनिक कंपाउंड वर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टीज़ लर्न करोगे, फिर इन दोनों के डिफरेंसेस लर्न करोगे, ये भी अगेन चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख लेना। ठीक है, वाई कार्बन फॉर्म ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केवल शेयरिंग करके ही इलेक्ट्रॉन्स वो कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें पता है कि कार्बन चूँकि 4 उसकी वैलेंसी होती है, तो और उसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। तो तुम्हें पता है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 6 प्रोटॉन्स है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। लेकिन यदि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रह गया, 2, और एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में बहुत एनर्जी जाती है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। उसी तरह से यदि लेता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर प्रोटॉन्स अभी भी कितना है, 6, और नंबर प्रोटॉन्स है 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स कैसे होल्ड पाए, ये मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। तो शेयर करता है कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये तुम लोग पढ़ लेना, 2 पॉइंट्स दिए हैं एनसीईआरटी में, पूरे ऐसे ही कैसे लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही कैसे लिख सकते हो उसको। ठीक है, जो एलोट्रॉफ्स है कार्बन के, डायमंड और ग्रेफाइट, इनको लर्न कर लेना अच्छे से। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा ध्यान रखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर आता है, इनके केमिकल में नहीं आता है, क्योंकि केमिकल में तो कार्बन ही है ना, तो प्रॉपर्टीज सेम होती है केमिकली। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रा वैलेंसी क्या है, कार्बन में इतने सारे कंपाउंड क्यों बन पाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, कार्बन का एटम मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि कार्बन बहुत छोटा एटम है, इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा है दूसरे एलिमेंट के हिसाब से, तो ये जितने भी कंपाउंड फॉर्म करता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि यदि न्यूक्लियस छोटा है ना, तो वो
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और प्रोटॉन के बीच में वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि बड़ा न्यूक्लियस होगा तो दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उतना नहीं रह पाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ये ध्यान रखना। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, यदि आप एक एक लाइन पढ़ते हो ना तो आपको ये सब पता होगा कि ये सारे आंसर उसी में मिलने वाले हैं, कहीं और नहीं। वो कौन सा दूसरा एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन शो करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा सिलिकॉन है, और जो कि शो करते हैं, लेकिन इसमें जो है कंपाउंड का नंबर बहुत कम है, जबकि कार्बन में कंपाउंड का नंबर ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना सीख लेना, सीख ही रखा है मतलब रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर आइसोमर्स क्या है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर, ये सब, और ये सब आपको वीडियोस में मिल जाएंगे चैनल पर आप जाओगे तो, लेकिन सबको आप बुक से रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। और वीडियो देख कर सकते हो, अच्छा लगता है आपको तो आप उसमें कर लेना। फिर रिएक्शंस जितनी भी हैं, 4 तरह की रिएक्शंस यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, एडिशन, कंबशन एंड सब्सटीट्यूशन, चारों की चारों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको करना मत भूलना। फिर इथेनॉल में यदि हम जाते हैं तो इथेनॉल की देखो रिएक्शन सोडियम के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। फिर इथेनॉल जब हीट किया जाता है तो इथीन फॉर्म होता है, इथेनॉल इथीन में चेंज होता है विद इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, क्योंकि वाटर भी फॉर्म होता है यहाँ पर। फिर इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। और डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, जब मिथाइल अल्कोहल को हम मिला लेते हैं कम क्वांटिटी में इन एथेनॉल तो वो डीनेचर्ड अल्कोहल कहलाते हैं। इसको जनरली फैक्ट्री में फॉर द सेफ्टी पर्पस कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि कोई इसका मिसयूज़ ना करे इसलिए किया जाता है। इसको कलर भी इसका स्प्रिट वगैरह डाल करके चेंज कर दिया जाता है। नेम द डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द रिएक्शन, ये आपसे जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्यों कहलाता है कैल्शियल एसिटिक एसिड, या ये क्या है। फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपनिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद NaOH, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी की सारी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि लास्ट टॉपिक है कि कौन सा हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक एंड होता है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक, और कौन सा हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड, और कौन सा हाइड्रोफोबिक एंड होता है। फिर मिसिल फॉर्मेशन क्या है, मिसिल्स कैसे बनते हैं, तो हमें पता है कि एक ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाते हैं। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो कि आपका वाटर को अट्रैक्ट करता है, वो साइड में आ जाते हैं सारे आयनिक एंड्स, और जो कार्बन चेन है वो बीच में आ जाती है, और इस तरह से एक मिसिल फॉर्मेशन होता है आपका। फिर सोप और डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है ये लर्न कर लेना है। स्कम फॉर्मेशन क्या होता है, और सोप के ऊपर डिटर्जेंट के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब देख सकते हो कि पूरा का पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और आपको एनसीईआरटी में सब कुछ शॉर्ट में दिया है, उतना ही लर्न करना भी है आपको। बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है कि आपको 10 बुक से देख करके कोई चीज़ करनी है। इस समय तो वैसे भी टाइम अब ख़त्म है, सिर्फ आपको एक बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, बाद में क्वेश्चंस रिवाइज करना है। कुछ एक यदि आपको वीडियोस से हेल्प मिलती है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।